फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के वीडियो सीरीज मैं करने जा रहा हूँ, जो कि पहला एक्सरसाइज है 1.1। तो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, उन सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, क्योंकि आप जानते हो कि प्राइम फैक्टर्स करना ये काफ़ी आसान होता है। इसलिए क्वेश्चन 1 को मैं लीव कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 से हम चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि अगर 2 नंबर दे दिया है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में ये ख्याल होना चाहिए कि अगर मैं कहता हूँ कि मान लो कि हमारे पास 2 नंबर है, मान लो कि पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो हम ये जानते हैं कि इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालते हो, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी, जो भी वैल्यू आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि हम ये कह सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल में होगा, यानी कि ए इंटू बी के रूप में होगा। तो यहाँ पे वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको एलएचएस कंसिडर करेंगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 नंबर है, तो 2 नंबर में कौन-सा नंबर दिखाई देगा? यहाँ पे पहला नंबर, पहला क्वेश्चन को कंसिडर कर लेते हैं, तो 26 एंड 91 की बात कर रहा है। तो मेरा अपना कंसर्न क्या है कि इन दोनों का मैं क्या पता करने वाला हूँ, एलसीएम पता करना हो। तो एलसीएम पता करने का एक अपना तरीका है, तो कैसे पता कर सकते हैं? तो एलसीएम अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बताओ 26 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13 लिख सकते हैं, येस और नो? डेफिनेटली। अगर हम 91 की बात करते हैं तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब बताओ कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है, दैट इज एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो सबसे पहली बात है, जो कॉमन है वो क्या दिखाई दे रहा है, 13 कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको तो हम लिखना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं होता है उन सारे वैल्यूज को भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में करना होता है, यानी कि 2 इंटू 7 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 7 टू जा 14, 14 3 जा 42 का 2 कैरी 4, और 14 1 जा 14 और प्लस 4 80, यानी कि 182। तो एलसीएम तो वैल्यू हमें पता चल गया। अब इनका एचसीएफ पता करेंगे, तो एचसीएफ पता करने के लिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप ये देख रहे हो कि अगर एचसीएफ आपको पता करना है, तो इन दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा। तो एचसीएफ इक्वल टू 13 हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि हम ये बात जानते हैं कि एलसीएम को आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कहीं ना कहीं उन दो नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज 26 इंटू 91 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने अभी क्या पता किया, एलसीएम आपका कितना आया था, 182। तो एलसीएम के सामने 182 और एचसीएफ कितना आया था, 13। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका एलएचएस होगा। तो मल्टीप्लाई करके दे, 13 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ोगे कितना आएगा, 26, कैरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 13 5 जाओ 65 3 78 13 7 91 13 8 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106। 106 का 6 कैरी आपका 10 हो जाएगा, और 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आया। यानी कि हमने ये देखा कि एलएचएस का वैल्यू कितना आ गया, ये एलएचएस का वैल्यू हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि 91 को 26 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये 6 हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो 6 4 2 कितना हो जाएगा, 6 8 5 13 का 3 ये 2। तो आप देख रहे हो कि इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना है, 2 3 6 6 हो रहा है। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने देखा कि एलसीएम और उस दो नंबर, जैसे 26 की बात मैं कर रहा था, 91, इन दोनों का मैंने एलसीएम निकाला, वहाँ पे यहाँ पे वैल्यू रखा, एचसीएफ निकाला, वैल्यू रखा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इतना। और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके, उन दोनों नंबर के एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो मुझे लग रहा है कि ये वेरीफाइड हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन तो बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया, तब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि इसे इरेज कर लो। तो सो हैव पेशेंस लिटिल बिट सो दैट आई कैन इरेज। ओके, चलो।
ओके, मैंने इन्हें इरेज कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। हमें क्या पता करना है? एलसीएम पता करना है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम क्या होना चाहिए और एचसीएफ क्या होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे जो रूल होगा, वो तरीका होगा, वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होना चाहिए। तो आप एक बात बताओ कि जो नंबर दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन को कंसिडर कर लेते हैं। 12, 15 एंड 21। अब सिंपल सी बात है कि 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो। ओके, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिख सकते हो आप? 3 इंटू 5 लिख सकते हो। और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो कितना लिख सकते हो? 3 इंटू 7। अब आपको पता है कि इनिशियली हम क्या पता करना चाहते हैं? एलसीएम पता करना चाहते हैं। दैट इज एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो बताओ कि एलसीएम पता करने के लिए सबसे पहली बात है, जो कॉमन है उसको देख ले। यहाँ पे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या हम 3 को लिख सकते हैं? लेकिन जो कॉमन नहीं होता है उनको भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 और 2 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए 2 इंटू 2 लिखेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 पे लिखेंगे अपन, और लास्ट में 7 लिखेंगे। इन सभी का मल्टीप्लीकेशन हम कर दे रहे हैं। तो 7 5 जा 35, 35 इंटू 2 70 है, 70 2 जा 140, और 143 जा कितना हो जाएगा? 420। तो आप बताओ कि एलसीएम तो इसका पता चल गया, लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आप एक बात बताओ कि जब मैंने यहाँ पे किया था, जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे ये पता चलना चाहिए तीनों में कॉमन। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो देयरफॉर इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? इन तीनों का एचसीएफ जो होगा आंसर वो 3 हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करके हमने कैसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आई थिंक अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आना चाहिए। बिफोर दैट कि इसे इरेज करना पड़ेगा मुझे वापस से। ओके, क्वेश्चन 4 पे अगर आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन, मुझे लगता है बिल्कुल कि आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही है, बस नंबर चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन 4 में आप देख लो कि क्वेश्चन 4 में यहाँ पे क्या कर रहा है? गिवन में दे दिया है। गिवन में पहले आप एक बात बताओ, जो नंबर है एचसीएफ आप कह सकते हैं 306 एंड 657 का एचसीएफ कितना दे दिया? 9। यानी कि एचसीएफ हमारा दे दिया। मान लो कि ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और ये नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और इसके पहले एलसीएम भी कितना दे दिया? इन दोनों का एलसीएम का जो वैल्यू दे दिया है पता करना है, कि हमें एलसीएम का वैल्यू पता करना है। गॉट इट? तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर दो नंबर दे दिया है, दोनों नंबर का एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम पता करना है, तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू बी होता है। तो बताओ कि एलसीएम का वैल्यू पता करना है, तो एलसीएम को एज इट इज रखेंगे, और एचसीएफ का वैल्यू हमारा कितना दे दिया? 9 दे दिया। और ए का वैल्यू कितना है? दैट इज 306, दैट इज फर्स्ट नंबर। और सेकेंड नंबर का वैल्यू कितना है? आप एक बताओ, 657 है। अब आप एक बात बताओ कि हमको एलसीएम का वैल्यू पता करना है, तो एलसीएम के साथ 9 क्या रिलेशन, क्या है? मल्टीप्लीकेशन में। तो उधर जाके क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके, 306 और ये आपका कितना? 657। आप एक बात बताओ कि 9 से तो ये कट जाएगा, क्योंकि 7 5 12 प्लस 6 18 होता है, या 9 के टेबल में 18 आता है। तो बताओ 9 से बन जाए कितना हो जाएगा? 63, और यहाँ पे 2 बचेगा 27, दैट इज 9 3 जा 27। तो सो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 306 मल्टीप्लाई बाई 73। अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 1 और 3 3 जा 9 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 8 3 9 4 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 2। तो हमने देखा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम यही हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मुझे कोशिश करना है कि इस पूरे वीडियो में मैं आपको सब कुछ लिखा दूँ, मतलब कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सॉल्व करके आपको बता दूँ। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख लेते हैं। आप पढ़ लो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि चेक वेदर 6 रेज़्ड टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मैंने ये कहा कि 6 का पावर यहाँ पे n दिखाई दे रहा है, ओके। अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या ये जो नंबर दिखाई दे रहा है कि इसका एंड डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, 0 हो सकता है क्या? तो सिंपल सी बात है कि 0 होने के लिए जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि ये जो 6 हमको दिखाई दे रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमने देखा अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और इसका पावर कितना है? n है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि 2 का पावर n लिख सकते हैं और 3 का पावर n लिख सकते हैं। लेकिन ये नंबर कहीं न कहीं किसके रूप में नहीं है? 2 का पावर सॉरी यहाँ पे ये नंबर कहीं न कहीं 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये कभी भी इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। क्योंकि 0 होने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है? 10 के रूप में आएगा या 5 आप बढ़ा सकते हो तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 हो रहा है, बट यहाँ पे तो 2 है बट 5 नहीं है। अब 5 के नहीं होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि 6 का पावर n कैन नॉट have 0 as last digit, ओके। तो इसका यूनिट डिजिट बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट इसका 0 नहीं हो सकता है। अब 6 अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ 6 का पावर 1 कितना होता है? 6 होता है। 6 का पावर 2 कितना होता है? 36 होता है और 6 का पावर 3 कितना होता है? 216 होता है। मतलब क्या पता चल रहा है कि हम लास्ट डिजिट यहाँ पे 6 हो रहा है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है? तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 तभी होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का रूप 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। अगर इसके रूप में नहीं है तो उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बिफोर दैट मैं इसको इरेज़ कर लूँ। थोड़ा-सा पेशेंस रखो। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू लर्न ऑनलाइन, बट आप अगर सीखना चाहते हो तो आप पेशेंस रख के सीख सकते हो। क्वेश्चन 6 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 को एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द गिवन नंबर दिस एंड गिवन नंबर दिस आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। कितने से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसके जो फैक्टर्स होना चाहिए वो हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए? 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि हम लिखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है, इसको डिफाइन करो। एक्सप्लेन व्हाई। तो सबसे पहली बात है कि नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो पहला जो नंबर हमको दिखाई दे रहा है 7 इंटू 11 प्लस 13 सॉरी इंटू 13 है। यहाँ पे क्या है? इंटू 13 है एंड देन प्लस 13 है। तो इस नंबर में आप एक बात बताओ कि इस पूरे टर्म को एक साथ लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि ये सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है और ये क्या दिखाई दे रहा है? इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है। तो आप एक बात बताओ कि इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या कर सकते हो? 13 को तो कॉमन कर सकते हैं ना, और जैसे ही 13 को कॉमन करेंगे तो इधर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 बचेगा और यहाँ पे 13 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 7 11 7 जा कितना होता है? 77 और 77 प्लस 1 कितना होता है? बेसिकली मैं इसको कितना लिखता हूँ? 13 इंटू 78। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे 78 को भी तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 13 इंटू 2 इंटू 2 का 2 3 जा 6 2 9 जा, मतलब ये हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं? तो 2 से ज़्यादा फैक्टर मतलब कि ये भी इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। तो इसका मतलब कि ये जो गिवन नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर ये समझ में आ गया तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें से 5 कॉमन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको समझ लो लास्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय लूँ, बट क्योंकि इतना क्वेश्चन है तो समय लग ही सकता है, तो हैव पेशेंस और आप सीख लो यहाँ पे। अब क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले।
देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। चलो मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात है ना कि एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं हम। एक सिंपल सी बात है, एक पाथ है जो सर्कुलर है। मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ से 2 इंसान स्टार्ट करता है रनिंग करना। एक जिनका नाम है सोनिया, और ये क्या करती हैं कि 18 मिनट में एक सर्कल का कंप्लीट, मतलब ए से स्टार्ट करती हैं और वापस कहाँ पे आ जाती हैं? ए पे आ जाती हैं, ठीक है? इनके द्वारा जो टाइम लिया गया। और सेकंड बात है, सोनिया के बाद कौन-सा है? यहाँ देखो रवि, और रवि के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वो 12 मिनट लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो कौन-सा समय होगा जो ये दोनों क्योंकि साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और एक दोनों का स्पीड डिफरेंट है, तो कहने का मतलब तो ये तो स्पीड डिफरेंट है, तो एक आगे हो सकता है, दूसरा पीछे हो सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि ये दोनों फिर से वापस से ए पे साथ में मिलेंगे, तो वो टाइम बेसिकली एलसीएम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। यानी 36 मिनट क्या हो गया इन दोनों का एलसीएम। तो ये 36 मिनट के बाद वो एग्जैक्टली पॉइंट ए पे दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन मेरा अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरा अपना क्वेश्चन कहता है कि तो अब एक और क्वेश्चन बता दो कि 36 मिनट में जो सोनिया के द्वारा ये चारों तरफ राउंड किया गया होगा, वो कितने टाइम्स किया गया होगा? मतलब 36 को जैसे ही आप 18 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 राउंड सोनिया के द्वारा किया गया। लेकिन इसी टाइम में जो हमारा क्या है, रवि है, वो रवि कितने टाइम्स कर देगा? यानी कि 36 अपॉन 12 से आप डिवाइड करोगे, दैट इज़ 3 राउंड। तो मुझे क्या पता चला कि वो 36 मिनट बाद ये पॉइंट पे आके मिलेंगे। लेकिन इस 36 मिनट में जो सोनिया होगी, ये सोनिया वो 2 राउंड कंप्लीट करेगी। लेकिन जो वहीं जो रवि होगा, वो रवि उसी 36 मिनट में वो 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट बाद वो दोनों आपस में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।